कहानी की शुरुआत में एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि 1952 में हुई द कोरियन वॉर में चाइनीज आर्मी ने लगभग 50,000 दुश्मनों को खत्म कर दिया था। इनमें सार्जेंट लियू वेनवू नाम का एक स्नाइपर था जिसने पुराने जमाने की मोसिन नागांत राइफल से कई अमेरिकन की जान ले ली थी। उस राइफल में किसी तरह का स्कोप नहीं था और उसकी रेंज भी सिर्फ 600 मीटर थी। लेकिन कहते हैं ना कि शार्प शूटर्स किसी भी गन से तांडव मचा सकते हैं। ठीक वैसे ही लियू ने 5th स्क्वाड की तरफ से लड़ते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस इंट्रो के बाद मूवी का सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक बर्फ से ढके इलाके में इस स्नाइपर का स्क्वाड अमेरिकन का इंतजार कर रहा है। वहां जैसे ही अमेरिकन पहुंचते हैं, कैप्टन के ऑर्डर पर सब एक साथ फायरिंग करके उन्हें संभलने का मौका दिए बिना ही डाउन कर देते हैं। ये वही मशहूर स्नाइपर सार्जेंट लियू है जिसके बारे में आपने इंट्रो में सुना था। वहां अभी भी एक अमेरिकन जिंदा था जो हैवी मशीन गन से उन पर हमला कर देता है। लियू तब ग्राउंड रोलिंग करके बैकअप में जाता है और पलक झपकते ही एक शॉट लेकर उस अमेरिकन सोल्जर को हेड शॉट मार देता है। दूसरी तरफ हमें अमेरिकन स्नाइपर्स का बेस कैंप दिखाई देता है जिसका हेड कमांडर जॉन है जो खुद एक टॉप लेवल का स्नाइपर है। पिछले 3 महीनों से वो लियू की टीम को खत्म करने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है क्योंकि लियू का नाम पूरे अमेरिका में एक खौफनाक स्नाइपर के तौर पर फैल चुका है जिसने सैकड़ों किल्स करके अमेरिकन की हालत खराब कर दी है। जॉन आज भी लियू को खत्म करने के लिए एक मिशन प्लान करता है। वहां हमें एक चाइनीज सोल्जर की लाश पड़ी दिखती है जिसे उन्होंने सबको फंसाने के लिए एक बड़े प्लान के तौर पर इस्तेमाल किया है। इधर लियू की टीम बेस पर रेस्ट कर रही होती है। वहां लियू अपनी टीम को बताता है कि कल के मिशन वाली जगह पर लियांग नाम का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर घायल या मरा हुआ पड़ा है। हमारा आज का मिशन उसे बेस पर वापस लाना है। वहां दायोंग नाम का एक सोल्जर है जो लियू का सबसे काबिल शागिर्द है। जब वो मिशन पर जाने के लिए रेडी होता है तो लियू उसे ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि कुछ जर्नलिस्ट्स मेरा इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रहे हैं और चूंकि तुम हम सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो इसलिए मेरी जगह ये इंटरव्यू तुम अटेंड करो। ये सुनकर दायोंग का मन खराब हो जाता है क्योंकि वो काफी पहले से सार्जेंट लियू की तरह एक जबरदस्त शार्प स्नाइपर बनना चाहता है, लेकिन अब दिख रहा है कि सार्जेंट उसे किसी भी हाल में मिशन पर जाने नहीं दे रहे हैं। खैर, दायोंग उदास होकर इंटरव्यू देने चला जाता है, लेकिन इंटरव्यू देते वक्त वह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। तब वह कर्नल से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर प्लीज मुझे इस मिशन पर जाने दीजिए। मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ 5th स्क्वाड का एक प्राउड मेंबर बनने आया हूँ। ये बातें सुनकर कर्नल का दिल पिघल जाता है और वह उसे मिशन पर जाने की परमिशन दे देते हैं। परमिशन मिलते ही वह 5th स्क्वाड के साथ जुड़ने के लिए निकल पड़ता है। उसे आते देख सार्जेंट लियू कहते हैं, तू फिर से रो रहा है ना? देख, आज का मिशन बहुत रिस्की है और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुझे ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर अब जब तू आ ही गया है तो अच्छे से फाइट करना ताकि तेरी हर बुलेट अमेरिकन के सिर के आर पार हो जाए। ये सुनकर दायोंग का मूड ठीक हो जाता है और वह टीम के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वे एक बड़ी सफेद बर्फीली घाटी में पहुंचते हैं जहां उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर लियांग की बॉडी पड़ी। लियू ऊपर से सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है और बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस पूरी घाटी में कई बंकर बने हुए हैं जहां सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। पहले लियू अपने बाइनोक्यूलर से आसपास के माहौल को एनालाइज करता है। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वह टीम को डेड बॉडी लाने के लिए भेज देता है, लेकिन जब वे डेड बॉडी लेकर आ रहे थे ठीक उसी वक्त लियू को एक रोशनी की चमक दिखाई देती है और वह समझ जाता है कि दुश्मन घात लगाकर बैठा है। वह तुरंत चिल्लाकर सबको बॉडी छोड़कर बैकअप में जाने को कहता है। जैसे ही सब भागना शुरू करते हैं, अमेरिकन स्नाइपर्स की गोलियों से 3 लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। यहाँ अमेरिकन स्नाइपर जॉन अपने 7 स्नाइपर्स के साथ पिछले 12 घंटों से लियू को मारने के लिए इंतजार कर रहा था। इस अचानक हुए हमले से लियू एकदम हैरान रह जाता है और सबको अपनी जगह से न हिलने की हिदायत देता है। इधर दायोंग, चाबी, यू और जू 2 अलग अलग जगहों पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वी नाम का एक सोल्जर एक तोप के पीछे खड़ा होता है और वह देखता है कि उसका टीममेट सान अभी भी जिंदा है। सान को तड़पता देख वह चिल्लाकर कहता है कि किसके पास मेडिकेट है, जल्दी लेकर आओ। लेकिन सार्जेंट उसे अपनी जगह से 1 इंच भी न हिलने का ऑर्डर देते हैं, पर वी उनकी बात अनसुनी करके दायोंग के पास जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अमेरिकन स्नाइपर्स बस इस ताक में बैठे हैं कि कब चाइनीज सोल्जर्स पत्थरों के पीछे से बाहर निकलें और वो उनकी खोपड़ी उड़ा दें। लियू अपने बाइनोक्यूलर से पूरी कोशिश कर रहा है कि उन स्नाइपर्स को स्पॉट कर सके, लेकिन उस वक्त अमेरिकन के पास जमाने की सबसे खतरनाक राइफल्स थीं और कम्युनिकेशन के लिए रेडियो भी थे। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज के पास पुरानी राइफल्स थीं और बात करने के लिए चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लियू चिल्लाकर सबको वार्न करता है, ये लोग बहुत अच्छा बैकअप लेकर बैठे हैं, मैं किसी भी तरह उनकी लोकेशन पता नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन इतनी हिदायत के बाद भी जैसे ही वी मेडिकेट लेने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता है, एक स्नाइपर बुलेट सीधा उसके सिर में जा लगती है। एक और टीममेट की मौत से लियू काफी अपसेट हो जाता है, लेकिन वह एक प्रैक्टिकल इंसान था, इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वह दायोंग को निर्देश देता है। दायोंग के पास एक बड़ा चम्मच था जिसे लियू मिरर की तरह इस्तेमाल करने को कहता है ताकि सिर बाहर निकाले बिना यह पता चल सके कि फायरिंग कहां से हो रही है। साथ ही वह
वह बाकी सबको अंदाजे से फायरिंग करने को कहता है ताकि लियू को कवर मिले और वह नीचे आकर मेन टीम के साथ जुड़ सके। जैसे ही सब मिलकर फायरिंग शुरू करते हैं, अमेरिकन्स अपनी पोजीशन छोड़कर होल्ड करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर लियू लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। उधर डायोंग अपने चम्मच की मदद से ये देखने की कोशिश करता है कि फायरिंग कहां से हो रही है, तभी जॉन उस चम्मच पर ही फायर कर देता है। डायोंग की आंखों की पावर गजब की थी, इसीलिए वह भांप लेता है कि गोली कहां से आई है और ये जानकारी लियू को दे देता है। अब लियू एक प्लान बनाता है। वह डायोंग से कहता है, जैसे ही मैं बोलूं तुम दोनों एक साथ दौड़कर मेरी तरफ आना। लियू का इशारा मिलते ही डायोंग जैसे ही एक पत्थर की ओट से दूसरे की तरफ भागता है। अमेरिकन स्नाइपर्स शॉट लेने के लिए अपनी पोजीशन से थोड़ा सिर ऊपर उठाते हैं। ठीक उसी वक्त घात लगाकर बैठे लियू का एक सटीक शॉट सीधा एक अमेरिकन स्नाइपर के माथे के बीचों बीच जा लगता है। ऐसा ट्रिकी और परफेक्ट शॉट देखकर जॉन समझ जाता है कि हम जिस स्नाइपर को ढूंढ रहे हैं ये वही है, क्योंकि ऐसी तकनीक और इतना सटीक निशाना किसी आम स्नाइपर के बस की बात नहीं। इसके बाद 5th स्क्वाड के मेंबर्स देखते हैं कि एक 7-8 साल का बच्चा दौड़ते हुए लियांग की बॉडी की तरफ आ रहा है। दोनों तरफ के लोग हैरान रह जाते हैं कि इस जंग के मैदान के बीच में एक नॉर्थ कोरियन बच्चा भला यहाँ क्या करने आया है। वह बच्चा घाटी के बीच में पड़ी लियांग की लाश के पास पहुंचकर उसे खींचने की कोशिश करने लगता है। दरअसल उस लड़के की लियांग से पुरानी जान पहचान थी। कल हुई जंग की खबर सुनकर वह यहाँ लियांग की बॉडी को एक नजर देखने आया था। जॉन अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि कोई भी फायरिंग नहीं करेगा। दूसरी तरफ चाइनीज टीम भी बड़े गौर से देख रही है कि आगे क्या होने वाला है। तभी लियू लड़के के पैरों के पास एक गोली चलाता है ताकि वह वहीं रुक जाए। जवाब में जॉन भी फायरिंग करके इशारा देता है कि हम इस बच्चे को जानबूझकर नहीं मारेंगे। अब जॉन इस लड़के को इस्तेमाल करके एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक जॉन अपने कैंप से खाने का एक डिब्बा बच्चे की तरफ फेंकता है, जिसे उठाकर वह खाने लगता है। इसी तरह और भी डिब्बे उसकी तरफ फेंककर वे बच्चे को अपनी तरफ बुलाते हैं और एक मौका पाकर उसे झपट्टा मारकर अंदर खींच लेते हैं। यह देखकर लियू समझ नहीं पाता कि ये शातिर अमेरिकन स्नाइपर्स आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अब वक्त कम था, इसलिए लियू चाबी नाम के एक सोल्जर को अपनी पीठ पर लोहे का दरवाजा बांधकर नीचे जाकर लियांग को वापस लाने को कहता है। लियू के कहे अनुसार चाबी एक भारी लोहे का दरवाजा अपनी पीठ पर बांध लेता है और बाकी लोग रस्सी के सहारे उसे ऊपर से नीचे उतारने लगते हैं। ये नजारा देख अमेरिकन उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोहा काफी मोटा होने की वजह से वह एक बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है, लेकिन गोलियों के जोरदार झटकों से वह बार बार अपना बैलेंस खोने लगता है। तभी चाइनीज टीम भी उनके बनकर पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे स्नाइपर्स को पीछे हटना पड़ता है और चाबी तेजी से नीचे उतर पाता है। लेकिन तभी जॉन उस रस्सी पर शॉट मारता है जिससे चाबी नीचे उतर रहा था। रस्सी टूटते ही चाबी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और एकदम डिफेंसलेस हो जाता है। वह फुर्ती से फिर से उस लोहे की प्लेट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसके दोनों हाथों पर शॉट मार देता है, जिससे चाबी उसे पकड़ नहीं पाता। चाबी समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। मरने से पहले वह जोर जोर से चीन का नेशनल एंथम गाना शुरू कर देता है और अगले ही पल जॉन स्नाइपर से चाबी का सिर उड़ा देता है। चाबी की ऐसी दर्दनाक मौत से पूरी टीम सदमे में आ जाती है। सार्जेंट लियू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर लियांग को वहां से कैसे निकाला जाए, क्योंकि एक के बाद एक उसके जाबाज साथी इस खतरनाक स्नाइपर के हाथों अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ तक कि जॉन भी चाबी की इस बहादुरी और कुर्बानी को देखकर उसे ब्रेव किड कहकर पुकारता है। लियू हवा में फायरिंग करके चाबी की शहादत को सलाम करता है और अपनी टीम को रोना बंद करके मजबूत बनने का हौसला देता है। इसके कुछ ही देर बाद हमें फिर से वह छोटा बच्चा दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक मेडिसिन सिरिंज थी। वह बच्चा लियांग के पास आता है और वह सिरिंज उसके घायल हाथ में लगा देता है, जिससे कुछ ही देर में लियांग को होश आ जाता है। असल में वह एड्रेनलिन इंजेक्शन था, जो इंसान के हार्ट रेट और टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है ताकि मरते हुए पेशेंट को कुछ देर के लिए जिंदा रखा जा सके। लियांग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उस बच्चे और आसपास के माहौल को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वहां पड़ी सिरिंज को देखकर वह भांप लेता है कि शायद अमेरिकन ने ही उसे होश में लाने के लिए यह इंजेक्शन दिया है। दूसरी तरफ से चाइनीज टीम उसे आवाज देती है, हम 5th स्क्वाड हैं, तुम्हें किसी भी हाल में घर वापस ले जाएंगे। यह सुनकर लियांग को तसल्ली मिलती है। वह उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, और जैसे ही बच्चा उसके पास लेटता है लियांग उसे कसकर पकड़ लेता है। अमेरिकन को समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या चल रहा है, बस इतना अंदाजा है कि वह बच्चा लियांग को पहले से जानता है। इसके बाद वह बच्चा लियांग के पास से उठकर सीधा बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। इधर लियू हिसाब लगाता है कि अमेरिकन कुल 7 स्नाइपर्स के साथ आए हैं, जिनमें से उन्होंने अब तक सिर्फ एक को मारा है। लियू अब एक गेम प्लान तैयार करता है। वह अपने 2 जवानों से कहता है कि तुम 20 मीटर उत्तर की तरफ बैकअप में जाओ और वहाँ एक पुतली बनाकर उसे ऐसे हिलाओ जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। इसे देखकर दुश्मन अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर आएंगे और उसी वक्त हम उन पर अटैक करेंगे। प्लान के मुताबिक वे दोनों पत्थर के पीछे जाकर पुतली से एक्टिंग करना शुरू
शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लियू डायोंग से कहता है कि तुम इन दोनों से 20 मीटर और ऊंचाई पर पोजीशन लो ताकि जब अमेरिकन डिफेंस छोड़कर बाहर निकले तो तुम उन्हें खत्म कर सको। अमेरिकन स्नाइपर्स उस पुतली को देखकर समझते हैं कि चाइनीज खुदाई कर रहे हैं, इसलिए परफेक्ट एंगल पाने के लिए वे लेफ्ट से राइट साइड की ओर मूव करते हैं। इधर डायोंग भी तेजी से अपनी पोजीशन लेने के लिए दौड़ता है। जैसे ही अमेरिकन शॉट लेने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते हैं, घात लगाकर बैठे लियू और डायोंग एक साथ गोली चलाते हैं और मार्क और राज नाम के 2 स्नाइपर्स के माथे के बीचों बीच गोली मार देते हैं। इस तरह बेवकूफों की तरह मात खाकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। वह तय कर लेता है कि अब उसे इस चाइनीज लीडर को मारना ही होगा। वह मशीन गन लेकर उत्तर की तरफ निकलता है और स्कोप से देखता है कि बंकर के पास एक बिना फटा हुआ मोर्टार शेल पड़ा है। वह उसे उड़ाने का इंतजार करने लगता है। इधर वे दोनों चाइनीज सोल्जर जो पुतली हिला रहे थे सार्जेंट की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही वे उस मोर्टार शेल के पास पहुंचते हैं, जॉन उसमें गोली मार देता है जिससे जोरदार धमाका होता है और वे दोनों चाइनीज जवान वहीं शहीद हो जाते हैं। इन 2 शहीदों में लियू का सगा भतीजा भी शामिल था। उसे इस हालत में देखकर लियू अपने आंसू नहीं रोक पाता। बम के धमाके में उसके दोनों पैर उड़ गए थे। फिर भी लियू उसे झूठी तसल्ली दिए जा रहा था कि तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे किसी भी तरह घर लेकर जाएंगे। लेकिन आखिर में वह दम तोड़ देता है। अब टीम में सिर्फ 3 लोग बचे थे। डायोंग हताश होकर रोते हुए कहता है, अमेरिकन के पास सब कुछ है, अच्छी गन, बाइनोक्यूलर्स, फाइटर प्लेन और न जाने क्या क्या, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब लियू उसे डांटते हुए कहता है, किसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है? मैं अभी भी खड़ा हूँ, तू यहाँ खड़ा है और हमारा 5th स्क्वाड अभी भी जिंदा है। हम अपनी आखिरी बूंद तक इन अमेरिकन को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। ये सुनकर डायोंग की हिम्मत वापस आ जाती है और वह लियू के साथ पोजीशन ले लेता है। सर्चिंग के दौरान डायोंग को एक अमेरिकन स्नाइपर स्पॉट होता है और वह लियू को उसकी लोकेशन बता देता है। वह स्नाइपर उस वक्त आराम से चाय पी रहा था। तभी डायोंग अपने शॉट से उसकी चाय पीना हमेशा के लिए बंद कर देता है। अचानक हुए इस हमले से वह स्नाइपर चाय छोड़कर फायरिंग के लिए पोजीशन लेता है। उसे लियू नजर आता है और वह तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। लियू भी उसे बैकफायर करता है और रोलिंग करते हुए अपनी जगह बदलता रहता है। लियू उसे एक खास रिदम में फंसा लेता है ताकि वह एक फिक्स्ड टाइम गैप पर ही फायर करे। दोनों तरफ से एक ही ताल में फायरिंग चलती रहती है और इसी बीच लियू धीरे धीरे डायोंग के पास पहुंच जाता है। वह स्नाइपर जैसे ही उसी ताल में अगला शॉट लेने वाला होता है, लियू की जगह इस बार डायोंग शॉट ले लेता है। अचानक हुए इस बदलाव से वह संभल नहीं पाता और पलक झपकते ही हेडशॉट खाकर ढेर हो जाता है। लियू ने जिस ट्रिक से उसे डाउन किया वह वाकई बहुत ही हाई लेवल की स्किल थी। इसके बाद लियू देखता है कि लियांग अब हिलडुल नहीं रहा है, जिसका मतलब था कि उस इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है। उसे बचाने के लिए किसी भी तरह जगाए रखना जरूरी था, इसलिए पूरी टीम मिलकर जोर जोर से गाना गाकर उसे होश में रखने की कोशिश करने लगती है। फिल्म की शुरुआत में हमने अमेरिकन बेस पर जो बॉडी देखी थी वह असल में इसी लियांग की थी। उसे जानबूझकर सुबह यहाँ फेंक दिया गया था ताकि चाइनीज उसे बचाने आए और अमेरिकन उन्हें जाल में फंसा सकें। खैर, अब अमेरिकन एक नया दांव खेलते हैं। वे हैंड माइक पर अनाउंस करते हैं कि अगर लियू खुद को सरेंडर कर दे तो बदले में वे लियांग की बॉडी ले जाने देंगे। लियू बिना देर किए इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डायोंग उसे बार बार मना करता रहता है। पर लियू कहता है कि मेरे लिए देश का हित सबसे बड़ा है। कर्नल ने कहा था कि किसी भी तरह लियांग को वापस लाना है, इसलिए अपनी जान देकर भी मैं यह काम पूरा करूंगा। ये बोलकर लियू एकदम निहत्था होकर अमेरिकन बनकर की तरफ बढ़ने लगता है। लियू के ठीक पीछे उसका सोल्जर लॉर था, जो लियू को कवर की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। लियांग की बॉडी के पास पहुंचकर लियू अमेरिकन को सिग्नल देता है कि पहले लियांग की बॉडी ले जाने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। काफी नानुकुर के बाद जॉन इस बात पर राजी हो जाता है, क्योंकि उसे लियू को हर हाल में जिंदा पकड़ना था। लॉर अब लियांग की बॉडी उठाकर ऊपर की तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी अचानक कहीं से फायरिंग शुरू हो जाती है और एक गोली लॉर के पैर में जा लगती है। ये देखकर लियू का दिमाग एकदम सटक जाता है और वह अपने पास मौजूद ग्रेनेड को डिफ्यूज करके अमेरिकन बेस पर आत्मघाती हमला कर देता है। पलक झपकते ही लियू अपनी जान की बाजी लगाकर अमेरिकन के परखच्चे उड़ा देता है। ये मंजर देखकर ऊपर खड़ा डायोंग पागलों की तरह रोने लगता है। उसका कमांडर देश के लिए कुर्बान हो गया। ये देखकर वह सन्न रह जाता है। असल में वह फायरिंग जॉन की टीम ने नहीं बल्कि कैप्टन विलियम के ग्रुप ने की थी। उसे ऊपर से खबर मिली थी कि लियांग के पास ऐसी जानकारी है जो पूरी जंग का पासा पलट सकती है। उनका मानना था कि वह इन्फो अभी भी लियांग की बॉडी में कहीं छिपी है। जॉन कहता है कि उसने बॉडी की अच्छे से तलाशी ली थी पर कुछ नहीं मिला। कैप्टन तब कहता है, अरे बेवकूफ, वह एक हाईली ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर है। वह डेटा उसके पेट के अंदर भी हो सकता है। तुमने उसे चारा बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर कोर्ट मार्शल से बचना चाहते हो तो उस बॉडी को अभी वापस लेकर आओ। जॉन को समझ आता है कि अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसने सब गुद्द गोबर कर दिया है। इधर घायल लॉर लियांग को ऊपर भेजने की कोशिश करता है, पर जॉन उसे देख लेता है और उसकी गोली से लॉर भी वहीं शहीद हो जाता है। लियांग अभी भी जिंदा था और जब वह देखता है कि डायोंग के अलावा सब खत्म हो चुके हैं, तब वह अपनी सफेद पट्टी पर अपने ही खून से कुछ लिखना शुरू करता है। डायोंग समझ नहीं पाता कि लियांग क्या कर रहा है, पर जब लियांग वह पट्टी ऊपर उठाता है तो डायोंग उसे पढ़कर दंग रह जाता है। जॉन देख लेता
लेता है कि लियांग कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, इसलिए वह उसके हाथ पर गोली मार देता है और एक टीम को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। लेकिन लियांग हार मानने वालों में से नहीं था। वह अमेरिकन के हाथ जिंदा न लगने के लिए सिरिंज से अपने दिल में हवा पुश करके खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। जॉन ये देखकर उसकी सिरिंज पर भी गोली मार देता है। दूसरी तरफ डायोंग लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है, क्योंकि अब वही अकेला है जो उस सीक्रेट डेटा को बचा सकता है। वह अलग अलग जगहों से उन अमेरिकन सोल्जर्स को चुन चुनकर मारने लगता है जो लियांग को लेने आए थे। ऐसे ताबड़तोड़ किल्स देखकर जॉन हैरान रह जाता है, क्योंकि लियू तो मर चुका है, फिर ये प्रो लेवल की फायरिंग कौन कर रहा है। उसे एक सेकंड के लिए भी स्नाइपर की लोकेशन नहीं मिलती। इसी बीच डायोंग सबको डाउन करते हुए कैप्टन विलियम को अपनी रेंज में ले लेता है। बदला लेने का ऐसा मौका डायोंग हाथ से नहीं जाने देता और उसकी स्नाइपर बुलेट सीधा विलियम के माथे के आर पार हो जाती है। कमांडर की मौत की खबर फैलते ही अमेरिकन पीछे हटना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में वह छोटा बच्चा फिर वहां आता है और लियांग की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। जॉन फिर एक चाल चलता है। उसे लगता है कि लियांग ने शायद उस बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन दी हो। वह एक टैंक मंगवाता है और जॉन और जैक मिलकर उस बच्चे को टैंक के अंदर कैद कर लेते हैं। वे टैंक लेकर उस घोस्ट स्नाइपर को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही टैंक डायोंग की बिछाई हुई माइन की चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी चेन टूट जाती है और टैंक वहीं रुक जाता है। टैंक फंसता देख डायोंग बाहर आता है, पर अंदर बैठे जैक और जॉन लुकिंग ग्लास से उसे देख लेते हैं और हेवी मशीन गन से उस पर हमला कर देते हैं। डायोंग बड़ी चालाकी से खुद को बचाता है और टैंक के सभी लुकिंग ग्लास पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें डैमेज कर देता है, जिससे अंदर वालों को बाहर का दिखना बंद हो जाए। हालांकि इस कोशिश में डायोंग को भी गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अमेरिकन की अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उनके टैंक का सारा गोला बारूद खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन देखता है कि डायोंग जमीन पर मरा हुआ पड़ा है, इसीलिए वह जैक से कहता है कि टैंक का ढक्कन खोलकर फायरिंग करो ताकि उसका किल कंफर्म किया जा सके। निर्देश मिलते ही जैक जैसे ही टैंक का दरवाजा खोलता है, ठीक उसी वक्त कुछ मिलीसेकंड के अंदर डायोंग अपनी स्नाइपर से अचानक शॉट लेता है और जैक को हेडशॉट मार देता है। मौत का ऐसा खौफनाक मंजर देखकर जॉन दंग रह जाता है और समझ जाता है कि यह शूटर लियू से भी ज्यादा खतरनाक है। गुस्से में पागल होकर वह 2 स्नाइपर राइफल लेकर टैंक के नीचे वाले दरवाजे से बाहर निकलता है ताकि डायोंग को खत्म कर सके। इधर डायोंग घायल हालत में एक पत्थर के पीछे घात लगाकर बैठा था। जॉन अपनी स्नाइपर से उसका एंगल निकालने की कोशिश करने लगता है। डायोंग का काफी खून बह रहा था, इसीलिए वह जैसे तैसे अपनी बेल्ट से उस जख्म को बांध लेता है। इसके बाद वह अपनी चादर का एक हिस्सा पत्थर के बाहर लहराता है, जिस पर जॉन तुरंत शूट करता है। इससे डायोंग समझ जाता है कि जॉन किस एंगल पर बैठा है। अब जॉन चालाकी दिखाते हुए एक स्नाइपर राइफल और हेलमेट को वहां नकली तरीके से सेट कर देता है और खुद दूसरी जगह जाकर पोजीशन ले लेता है ताकि डायोंग को चकमा देकर दूसरी तरफ से शॉट ले सके। इधर डायोंग ने भी इस आखिरी अमेरिकन स्नाइपर को मारने का प्लान बना लिया था। सबसे पहले वह अपने पैर में वही स्टील का चम्मच बांधता है और दूसरे हाथ से अपनी बंदूक तान लेता है। जैसे ही डायोंग अपने पैर से उस चम्मच को बाहर निकालता है, जॉन को लगता है कि डायोंग हाथ में चम्मच पकड़कर उसकी लोकेशन देख रहा है। जॉन अपना पूरा फोकस उस चम्मच पर लगा देता है और शॉट मारकर उसे गिरा देता है, लेकिन डायोंग इसी मौके का फायदा उठाकर पत्थर के दूसरी तरफ से सिर निकालता है और अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शॉट मारता है। कुछ ही मिलीसेकंड में वह बुलेट बिजली की रफ्तार से जाकर जॉन के माथे के बीचों बीच धंस जाती है और उसे ढेर कर देती है। आखिरकार डायोंग अपनी स्पिरिचुअल लेवल की स्किल से दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर को उड़ाने में कामयाब हो जाता है और अपनी टीम का बदला ले लेता है। हालांकि लियांग के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसे जानना अभी भी बहुत जरूरी था। डायोंग टैंक के अंदर जाकर उस बच्चे को बचाता है। आपको बता दूं कि लियांग ने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसी बच्चे को दी थी। जब लियांग ने खून से डायोंग को एक मैसेज दिखाया था तो वहां लिखा था चाइल्ड कैंडी। इसका मतलब था कि उस बच्चे के पास एक कैंडी है जिसके अंदर सारी जानकारी छिपी है। ये कैंडी लियांग ने तब दी थी जब उसने बच्चे को गले लगाया था। डायोंग बच्चे को रेस्क्यू करता है और उसके बालों के बीच से वह कैंडी निकालता है। उसे तोड़ने पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है। यही वह कीमती जानकारी थी जिसके लिए इस बेरहम जंग में इतनी जानें गईं। डायोंग उस इंटेल और बच्चे को लेकर अपने कैंप वापस लौट आता है। वहां कर्नल को कागज देते ही पता चलता है कि लियांग 3 महीने से एक मैप डिजाइन कर रहा था जिसमें अमेरिकन के अगले सभी हमलों की पूरी डिटेल थी। कर्नल बताता है कि अगर इस मैप के हिसाब से सेना तैनात की जाए तो अमेरिकन का हारना तय है। लाखों लोगों की जान बचाने वाली जानकारी लाने के लिए कर्नल डायोंग का शुक्रिया अदा करता है। आखिर में जब डायोंग को सार्जेंट लियू का वह बाइनोक्यूलर दिया जाता है तो वह इमोशनल हो जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।